नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जजमेंट आया है उसे समझने की कोशिश आज के इस वीडियो में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या क्या निर्णय यहाँ पर दिए गए हैं, जो निर्णय दिए गए हैं उससे किसे यहाँ पर बेनिफिट होगा, किसे यहाँ पर जो है इसका नुकसान होगा, और जो 2014 के बाद यहाँ पर अब रिटायरमेंट होंगे उन्हें जो है कितना बेनिफिट यहाँ पर इस फैसले का मिलेगा, और जो लोग 2014 से पहले यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुके हैं उन्हें जो है किस तरह का पेंशन का यहाँ पर नुकसान या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। कुल मिलाकर यदि आप एक EPF खाता धारक है, EPS 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों के लिए, 2014 के बाद में रिटायर्ड होने वाले EPF खाता धारकों के लिए पेंशन का कैलकुलेशन भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए हुए फैसले का क्या इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको कर्मचारी PF पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जजमेंट आया है उसे यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उसे हमारे ब्लॉग employekhabar.com पर विजिट करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है EPF पेंशन खाता धारकों, EPS 95 पेंशन खाता धारकों को लेकर। यानी कि यदि आपका EPFO में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप एक EPF के मेंबर है, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि आपका अभी तक PF नहीं कट रहा था तब भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के लिए भी बात कही है। तो कुल मिलाकर यदि आप प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर जो है काम करते हैं तो यहाँ पर आपका EPFO में कंट्रीब्यूशन होता है और उसके तहत आपको यहाँ पर एक पेंशन भी मिलती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला, निर्णय निकल कर आया है, इसके बारे में यहाँ पर जो है बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था 2014 के बाद, यानी कि 2014 में गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर इस योजना में कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ बदलाव किए गए थे, और ये बदलाव यहाँ पर कर्मचारियों को पसंद नहीं आए थे। उन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। ये मामला पहले केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पर गया। केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, और जो 2014 में संशोधन लाए गए थे उन्हें रद्द करने का फैसला यहाँ पर लिया था। लेकिन इसके बाद EPFO ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारियों के पक्ष में ही यहाँ पर फैसला सुनाया। केरला हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर बरकरार रखा और इसमें जो भी संशोधन यहाँ पर किए गए थे उन्हें रद्द करने की बात कही थी। लेकिन EPFO की ओर से फिर से इस पर पुनः विचार याचिका दायर की गई, और पुनः विचार याचिका दायर करने के बाद केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले वहीं के वहीं रह गए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो 1 अप्रैल 2019 को अपना फैसला सुनाया था वो उसके विपरीत जाकर अब यहाँ पर जो है यह फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बड़ी बातें कही, जिसमें पहली है कि 2014 के बाद के जो बदलाव है वो लगभग सभी बदलाव यहाँ पर सही हैं, उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। बाकी जो बदलाव गवर्नमेंट की ओर से EPF पेंशन, EPS 95 पेंशन, EPFO की पेंशन में किए गए थे वो लगभग सही हैं। सेकंड जो चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पेंशनेबल सैलरी वो जो है यहाँ पर 15,000 की होगी। मेन मुद्दा यहीं पर था कि यदि पेंशनेबल सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये होती है तो ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन यहाँ पर 50,000 है, 80,000 है, उनको भी 7,500 रुपये ही यहाँ पर जो है बनेगी। तो ऐसे कर्मचारियों ने ही यहाँ पर जो है इस आवाज़ को उठाया था, इस मुद्दा को उठाया था कि यदि उनकी वेतन यहाँ पर 50,000 रुपये है और यह सीलिंग लिमिट यहाँ पर 15,000 रुपये की नहीं रहती है तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो 50,000 रुपये के हिसाब से होगा और उस हिसाब से उनकी यहाँ पर पेंशन बनेगी। तो ये जो पेंशन आज उनकी यहाँ पर 7,500 रुपये लगभग सीलिंग लिमिट के हिसाब से 15,000 रुपये के हिसाब से बनती है, वहीं पर यही वेतन उनकी यदि 45,000 रुपये रहे तो ये पेंशन उनकी यहाँ पर 20-22,000 रुपये प्रति महीने उनको यहाँ पर जो है आसानी से मिल जाती है। तो कंट्रीब्यूशन करने के लिए पेंशन धारक यहाँ पर तैयार थे, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से जो 2014 में संशोधन लाए उसमें एक सीलिंग लिमिट लगा देने के कारण कर्मचारी अपनी हायर पेंशन का लाभ यहाँ पर नहीं ले पा रहे थे, और उनकी जो वेतन यहाँ पर बढ़ी हुई है, चाहे किसी की 50,000 हो, किसी की 80,000 हो, उसके ऊपर वह कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे और उसके ऊपर यहाँ पर जो है वह लाभ पेंशन का नहीं ले पा रहे थे। तो जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसने पेंशनेबल सैलरी को 15,000 रुपये ही यहाँ पर माना
और अब किसी भी कर्मचारी चाहे उसकी वेतन कितनी भी हो, यहाँ पर गवर्नमेंट उसे 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर ही पेंशन का कैलकुलेशन करेगी। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत यदि अब आपकी पेंशन का कैलकुलेशन किया जाए तो अधिकतम पेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन आपको यहाँ पर 7,500 रुपये ही मिल पाएगी। जो कि न्यूनतम पेंशन की बात करें तो न्यूनतम पेंशन गवर्नमेंट की ओर से 1,000 रुपये यहाँ पर दी जा रही है। और न्यूनतम पेंशन के लिए भी कई लोगों के कमेंट यहाँ पर आ रहे थे कि उसका क्या फैसला हुआ। तो मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में यहाँ पर ये जानकारी दी है कि न्यूनतम पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला यहाँ पर था ही नहीं और न्यूनतम पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला आया भी नहीं है। ये बात है केवल यहाँ पर हायर पेंशन और 2014 में किए गए बदलाव को लेकर। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही कि पेंशन का कैलकुलेशन है वो 60 महीने के अंतिम एवरेज पर यहाँ पर होगा। पहले 2014 के पहले जो पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता था वो अंतिम 12 महीने के औसतन वेतन पर यहाँ पर किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 2014 में बदलाव लाया था कि 60 महीने की औसतन वेतन, यानी कि आखिरी 5 साल जब आप रिटायरमेंट हुए हो उसके पहले के 5 साल, जैसे कोई कर्मचारी आज 2022 में यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है तो पहले 5 साल यानी कि 2018, 19, 20, 21 और 22 का उसके 5 साल की औसत वेतन निकाली जाएगी और उसके हिसाब से उसके पेंशन का कैलकुलेशन करके जो पेंशन बनती है वो उसे यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मिलेगी। लेकिन पहले 2014 के पहले ये जो 60 महीने का औसत वेतन था इसकी जगह पर पहले यहाँ पर 12 महीने का औसतन वेतन के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता था, जिससे कई कर्मचारियों की पेंशन यहाँ पर बढ़ के आती थी। मान लो कि कोई कर्मचारी आज यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है और उसकी वेतन यहाँ पर सीलिंग लिमिट ना रहे तो 50,000 रुपये यहाँ पर है, तो पहले 12 महीने का औसतन वेतन उसका यहाँ पर 49 से 50,000 रुपये यहाँ पर जो है बन जाता है। उसके हिसाब से उसकी पेंशन यहाँ पर अच्छी बनती थी। लेकिन पहले 60 महीने का औसतन वेतन निकाले तो हर साल हर कंपनियाँ यहाँ पर कुछ न कुछ सैलरी में धीरे धीरे करके इजाफा करती है। ऐसे में औसतन वेतन यहाँ पर कम आता है और पेंशन की गणना के हिसाब से पेंशन भी यहाँ पर कम बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मान लिया है कि जो अब पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो अंतिम 60 महीने की औसतन वेतन पर ही यहाँ पर होगा, जैसा कि 2014 के एडिशन में यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई कि 15,000 से ऊपर सैलरी वाले भी ईपीएफ के मेंबर होंगे और ऐसे मेंबर्स को शामिल करने के लिए 6 महीने का यहाँ पर वक्त दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो 2014 में संशोधन लाया गया था उसमें ये माना गया था कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक वेतन 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो उसे ईपीएफओ का सदस्य ही नहीं बनाया जाता था, ईपीएफओ में उसका कंट्रीब्यूशन स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन अब चाहे उसकी वेतन कितनी भी हो, उसकी सैलरी कितनी भी हो, 50,000 हो या 80,000 हो, उसकी वेतन को केवल 15,000 रुपये यहाँ पर माना जाएगा और उस हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन स्वीकार किया जाएगा और उन्हें ईपीएफ के सदस्य, ईपीएफ का मेंबर यहाँ पर बनाया जाएगा। और 2014 में जब ये संशोधन लाया था, जब से अभी तक कई कंपनियों ने इस नियम को यहाँ पर मानते हुए ईपीएफओ के सदस्य, ऐसे कर्मचारी, ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपना ईपीएफओ का मेंबर अभी तक नहीं बनाया है, तो उन्हें जो है 6 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर काम करते हैं, आपकी वेतन चाहे कितनी भी हो, आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आप 6 महीने के भीतर आपको यहाँ पर ईपीएफओ का सदस्य बनाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए है और आपकी वेतन चाहे कितनी भी हो, 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन आपका स्वीकार किया जाएगा और आपको भी ईपीएफ का मेंबर यहाँ पर बनाया जाएगा। जिसके बाद ईपीएफओ की ओर से जो भी बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं वो आपको यहाँ पर जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बात कही कि अतिरिक्त योगदान 1.16% आपको नहीं देना होगा। जो 2014 में एडिशन लाया गया था उसमें इस बात को भी कहा गया था कि यदि किसी कर्मचारी की वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा है और उन्हें जो है हम यहाँ पर ईपीएफ का सदस्य, ईपीएफ का मेंबर मानते हैं, तो जो 1.16% यहाँ पर पेंशन में कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होता है ये भी यहाँ पर कर्मचारी की वेतन से काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत देते हुए ये बात कही है कि अतिरिक्त योगदान यहाँ पर 1.16% कर्मचारियों की जेब से यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। उनको जो उनकी वेतन है उसका 12% हिस्सा ही यहाँ पर ईपीएफओ में जमा करना होगा। जैसे कि सभी ईपीएफ खाताधारकों के लिए यहाँ पर नियम लागू होते हैं, वैसे ही यदि आपकी वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी यही नियम आपके लिए भी लागू होंगे और आपको 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए पुराने नियम ही यहाँ पर जो है लागू होंगे। यदि आप
1 सितंबर 2014 के पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, 1 सितंबर 2014 के पहले आपकी नौकरी आप छोड़ चुके हैं, आपकी पेंशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आपका जो पुराने नियम थे 2014 के पहले के, उसी के हिसाब से आपका पेंशन का कैलकुलेशन होगा। यानी कि आपका पेंशन का कैलकुलेशन अधिकतम 12 महीने की औसतन वेतन और 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से होगा। तो अब यहाँ पर हमने एक चार्ट भी तैयार करके रखा है जिसमें 2014 के बाद के जो पेंशन धारक यहाँ पर रिटायरमेंट होंगे उन्हें किस तरह से पेंशन का कैलकुलेशन होगा, और 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर रिटायरमेंट होंगे उनका पेंशन का कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी पेंशन कितनी बनेगी यहाँ पर जो है कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखी है। इस पेंशन के कैलकुलेशन के चार्ट को हम यहाँ पर समझे इससे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो डिसीजन आया इससे बेनिफिट किसे होगा और नुकसान किसे होगा। बात करते हैं यहाँ पर नुकसान की, तो जिन लोगों का यहाँ पर वेतन 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है उनको जो है यहाँ पर इस फैसले से नुकसान है। मान लो कि यदि आपकी वेतन यहाँ पर 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये का ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सरकार स्वीकार करती, 2014 में ऐसा नियम नहीं लाती, तो आपकी पेंशन यहाँ पर 20,000 22,000 रुपये तक बन सकती थी, जो कि अब 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट लगा देने के बाद आपकी अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये ही यहाँ पर जो है बन पाएगी। दूसरा नुकसान ऐसे ईपीएफ खाता धारकों का है जो अभी अभी यहाँ पर सेवा में लगे हैं, 2014 के बाद सेवा में लगे हैं और 2030-35 या 2040 में यहाँ पर रिटायरमेंट हो गए। उसके बीच में यदि सरकार यहाँ पर कोई और संशोधन लाती है, 2014 में जिस तरह का संशोधन लाया, जिस तरह से सीलिंग लिमिट 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी, इसी तरह से सीलिंग लिमिट आगे और बढ़ाई गई, तो ऐसे पीएफ खाता धारकों को भी यहाँ पर जो है इसका नुकसान होगा। अभी के हिसाब से उनकी पेंशन का कैलकुलेशन इस तरह से होता है, लेकिन आगे चल के उनकी पेंशन का कैलकुलेशन का नियम यहाँ पर चेंज होगा, उससे भी उन्हें जो है यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। फायदा किसका है? फायदा ऐसे पीएफ खाता धारकों का है जिन्हें अभी तक ईपीएफओ में यहाँ पर ईपीएफओ का मेंबर नहीं बनाया गया था, उन्हें ईपीएफओ का मेंबर बनाया जाएगा। यानी कि आपकी वेतन यहाँ चाहे कितनी हो, 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर आपको ईपीएफओ का मेंबर बनाया जाएगा। साथ ही सेकंड, आपका जो 1.16% का कंट्रीब्यूशन करने की बात 2014 में कही गई थी, वो कंट्रीब्यूशन अब आपको यहाँ पर नहीं करना होगा ऐसे पीएफ खाता धारकों को जिनकी सीलिंग लिमिट 15,000 के हिसाब से यहाँ पर जो है ईपीएफओ में ज्वाइनिंग होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन कैलकुलेशन को लेकर। यदि आप 2014 के बाद में रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, यदि आप 2014 से पहले रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपकी पेंशन यहाँ पर कितनी बनेगी। पेंशन के कैलकुलेशन का सूत्र ईपीएस 95 पेंशन धारक हो, ईपीएफ पेंशन धारक का पेंशन का कैलकुलेशन का सूत्र कुछ इस तरह से होता है। आपकी औसतन वेतन, यानी कि आप 2014 के बाद में यहाँ पर रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपको अधिकतम 60 महीने का औसतन वेतन यहाँ पर लेना है, और आपने जितने भी साल सर्विस की उस सर्विस के वर्ष आपको यहाँ पर जो है लिखने हैं, और उसमें आपको भाग देना है 70 का, जिसके बाद आपकी पेंशन यहाँ पर जो है निकल कर आ जाएगी। यदि आप 2014 से पहले रिटायर्ड हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर औसतन वेतन में आपके लास्ट 12 महीने का औसतन वेतन लेना है, आपके सर्विस के वर्ष आपको यहाँ पर लिखने हैं और उसमें भाग देना है 70 का, जिसके बाद आपकी पेंशन निकल कर आएगी। तो ये तो हुआ एक पेंशन का कैलकुलेशन का सूत्र कि आपको किस तरह से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। अब एक मोटे मोटे तौर पर पेंशन का कैलकुलेशन 2014 के बाद वाले पेंशन धारकों के लिए और पहले वाले पेंशन धारकों के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है। उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपकी पेंशन अभी कितनी बन रही होगी या कितनी बनेगी। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पेंशन के कैलकुलेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया, 1 सितंबर 2014 के पहले के नियम के हिसाब से सीलिंग लिमिट 6,500 रुपये थी, और यहाँ पर आपकी औसतन 12 महीने का वेतन कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन होता था। तो 2014 के पहले यदि आप रिटायरमेंट हुए हैं, आपने 10 साल यहाँ पर जो है नौकरी की है, 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट आपकी थी, तो 10 साल की नौकरी 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से आपकी 928 रुपये यहाँ पर पेंशन बनती है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने नियम लाया है कि आपकी पेंशन 1,000 रुपये से यहाँ पर कम बनती है तो आपको 1,000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 928 रुपये पेंशन बन रही है तो यहाँ पर आपको जो है 1,000 रुपये पेंशन मिलना तय है। यदि आपने यहाँ पर 15 साल नौकरी की है, आपकी सीलिंग लिमिट यही 6,500 रुपये थी, तो आपकी पेंशन 1,392 रुपये यहाँ पर बनेगी। आपने यहाँ पर 20 साल यदि नौकरी की है, आपकी सीलिंग लिमिट यहाँ पर 6,500 रुपये थी, तो आपकी पेंशन 1,857 रुपये बनेगी। आपने 25 साल सर्विस की, सीलिंग लिमिट 6,500 रुपये थी, 2014 के पहले रिटायरमेंट हो चुके थे,
तो 2321 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। आपने 30 साल यहाँ पर नौकरी की, 6500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब आपने पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया तो आपकी पेंशन 2785 रुपये यहाँ पर बनेगी। यदि 35 साल आपने यहाँ पर सर्विस की है, 6500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया है, 2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं, तो आपकी पेंशन 3250 रुपये बनेगी। अब यहाँ पर सीलिंग लिमिट 6500 रुपये उन लोगों के लिए काम करेगी जिनकी वेतन 6500 से ज़्यादा थी 2014 से पहले। यदि आपकी बेसिक वेतन 6500 रुपये से कम ही थी तो वो जो 6500 से जितनी कम होगी वो आपको यहाँ पर लिमिट रखनी है। यहाँ पर जो औसतन वेतन में आपका आएगा वो 6500 से कम यदि आपकी वेतन थी तो वो रखकर आपको यहाँ पर जो है पेंशन का कैलकुलेशन होगा। इसके हिसाब से और कम आपकी पेंशन यहाँ पर बनेगी। ये जो है अधिकतम पेंशन का कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यदि कोई व्यक्ति 20 साल यहाँ पर सर्विस करता है और उसकी अधिकतम जो वेतन यहाँ पर पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो 6500 के हिसाब से हुआ तो 1857 रुपये उसकी पेंशन यहाँ पर बनेगी। यानी कि इससे कम ही आपकी पेंशन यहाँ पर बनने वाली है 2014 से पहले रिटायरमेंट लोगों के लिए। अब बात करते हैं 2014 के बाद जो लोग यहाँ पर रिटायरमेंट होंगे। 2014 के बाद ही कहे तो जैसे कि 2014 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए पेंशन के कैलकुलेशन में आपको 60 महीने की औसतन वेतन यहाँ पर काउंट करनी है। तो 2014 से आगे का 60 महीने हम यहाँ पर देखें तो ये होता है 2019। यानी कि 2019 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं उन पर पूरी तरह से ये नियम यहाँ पर लागू होंगे। यदि आप 2014 से 2019 के बीच में कहीं रिटायरमेंट हुए हैं तो इन दोनों नियमों के बीच में आप आते हैं। ऐसे में 2014 के बाद आपने जितनी भी सर्विस की उस पर ये नियम लागू होंगे और 2014 के पहले जो सर्विस की उस पर ये नियम लागू होंगे। फिर दोनों का कैलकुलेशन करके जो टोटल आएगा वो आपकी पेंशन यहाँ पर बनती है। तो 2014 के बाद के नियमों के हिसाब से यदि आप 2019 के बाद यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहे हैं या अभी आप एक PF खाता धारक है और 2019 के बाद यहाँ पर रिटायरमेंट होंगे या 2014 के नियमों के तहत आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से, तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी। आप 10 साल यहाँ पर नौकरी करते हैं 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से तो 2143 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। आप 15 साल यहाँ पर नौकरी करते हैं 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से, 2014 के बाद में रिटायरमेंट होते हैं तो 3214 रुपये आपकी पेंशन बनेगी। यदि आप 20 साल नौकरी करते हैं 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से तो आपकी 4,286 रुपये यहाँ पर पेंशन बनेगी। यदि आप 25 साल नौकरी करते हैं 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से तो आपकी 5,357 रुपये यहाँ पर जो है पेंशन बनेगी। यदि आप 30 साल नौकरी करते हैं 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से तो आपकी 6,429 रुपये यहाँ पर पेंशन बनेगी। यदि आप पूरे 35 साल यहाँ पर जो है नौकरी करते हैं 15,000 रुपये के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 7,500 रुपये आपकी पेंशन यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो बेसिक और आपका जो DA मिलाकर आपकी जो वेतन है वो यदि 15,000 रुपये से ज़्यादा है या 15,000 रुपये तक है तब आपको जो है ये अधिकतम पेंशन यहाँ पर मिलेगी। यदि आपकी बेसिक प्लस DA मिलाकर 15,000 रुपये से कम आपकी यहाँ पर वेतन बन रही है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर 15,000 रुपये की जगह पर आपकी जो औसतन वेतन बन रही है वो रखकर यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। यानी कि इससे कम ही आपकी पेंशन यहाँ पर बनने वाली है, ये अधिकतम पेंशन आपकी यहाँ पर होगी। सो आई होप आज के इस वीडियो में दी गई ये जानकारी कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन के कैलकुलेशन और जो 2014 में संशोधन किए गए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था और इस फैसले के हिसाब से 2014 के बाद रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का कैलकुलेशन, अधिकतम पेंशन उनकी अब यहाँ पर कितनी बन सकती है, 2014 से पहले रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की औसतन वेतन के आधार पर, सीलिंग लिमिट के आधार पर उनकी अधिकतम पेंशन यहाँ पर कितनी बन सकती है, ये अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कई लोगों का सवाल अभी भी ये है कि न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या हुआ। तो न्यूनतम पेंशन को लेकर मैं बार बार अपने वीडियो में कहते रहा हूँ कि न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं था और न्यूनतम पेंशन पर गवर्नमेंट ही खुद यहाँ पर जो है फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई केस यहाँ पर नहीं चल रहा है। अब न्यूनतम पेंशन के मामले में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज के इस कैलकुलेशन करते समय मुझे समझ में आई।
आई होप आप भी यदि इस पॉइंट को नोट करेंगे तो आपको भी ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी कि गवर्नमेंट न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कब कर सकती है, ये डायरेक्ट आप यहाँ पर जो है समझ पाएंगे। जैसे कि 2014 से पहले जो एडिशन था उसमें आपकी 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट थी। 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से यदि हम EPS 95 पेंशन की पात्रता रखने वाले नियमों को देखें तो उसमें कम से कम आपको 10 साल EPFO में कंट्रीब्यूशन करना होता है, तभी आप जो है यहाँ पर पेंशन के हकदार बनते हैं। तो यदि आपने 10 साल कंट्रीब्यूशन किया, उस समय 2014 से पहले जो सीलिंग लिमिट थी वो यहाँ पर 6,500 रुपये की थी। अब 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से 10 साल आपने नौकरी की और पेंशन का कैलकुलेशन किया तो आपकी अधिकतम पेंशन 928 रुपये यहाँ पर बनती है। जो राउंड फिगर में यदि देखा जाए तो लगभग 1,000 रुपये ही यहाँ पर बनती है। तो गवर्नमेंट ने जो एडिशन लाया 2014 में, इसमें ये एडिशन ला लिया कि जो भी ऐसे कर्मचारी है जिनकी 1,000 रुपये से कम यहाँ पर पेंशन बनती है, उन्हें हम न्यूनतम 1,000 रुपये यहाँ पर देंगे और वाहवाही लूट ली। अब यहाँ पर इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसके तहत देखें तो किसी कर्मचारी ने यदि 10 साल नौकरी की और उसकी सीलिंग लिमिट अब यहाँ पर 15,000 रुपये है तो उसकी न्यूनतम पेंशन 2,143 रुपये यहाँ पर बनती है। अब ये कर्मचारी जो 2014 में यहाँ पर ज्वाइनिंग लिया है, 2014 के नियम के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना है, ये 10 साल नौकरी करता है तो 2014 से लेकर 2024 यहाँ पर जो है हम मानकर चल सकते हैं। तो 2024 में या 2024 के आसपास गवर्नमेंट यहाँ पर ये नियम ला दे कि जो न्यूनतम पेंशन है वो यहाँ पर 2,143 यानी कि इसे 2,100 या 2,200 रुपये के आसपास न्यूनतम हम देंगे ही, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान ही यहाँ पर नहीं है, उनकी जेब से कुछ भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को नहीं देना है। क्योंकि 2014 या उसके बाद से ये जो नियम लागू हुए उसके हिसाब से यदि पेंशन का कैलकुलेशन किया जाए, अधिकतम पेंशन 10 साल सर्विस करने वाले कर्मचारी की यहाँ पर बन जाती है और ऐसे में गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ये नियम आराम से ला देगी और उनको जेब से कोई भी यहाँ पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कर्मचारियों का भी कोई फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट यहाँ पर जो है फिर से वाहवाही लूट लेगी क्योंकि ऑलरेडी 2,143 रुपये उनकी पेंशन यहाँ पर बन रही थी और 2,200 रुपये या उसके आसपास कहीं गवर्नमेंट यहाँ पर घोषणा कर भी दे तो उनको जो है वाहवाही लूटने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये करते समय सरकार ने किया और आज भी यहाँ पर कोई कर्मचारी, सांसद, विधायक जब सरकार से यहाँ पर सवाल करता है तो 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन कर दी है, ये जो है नारे यहाँ पर जो है लगाए जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर 2024-25 के आसपास में भी हो सकता है। इस कैलकुलेशन से यहाँ पर जो है ये चीज़ समझ में आती है। आई होप ये चीज़ आपको भी समझ में आ रही होगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लेकर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए या हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आपके क्वेश्चनों के रिप्लाई समय समय पर करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा शेष के साथ।